हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न आइस के करंट अफेयर्स जो कि हमारे जुलाई मंथ की है। तो गवर्नमेंट स्कीम्स की लेसन आ चुकी है। आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ। सबसे पहले टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतना ज़्यादा न्यूज़ में है कि मुझे लगता है कि हर एक दूसरे दिन हम लोग आर्टिकल इसके बारे में पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एंड देन जुडिशियल पेंडेंसी एंड बहुत सारे यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड से, तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं पूरे डिटेल में। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सजेशन दिया गया है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अपना सजेशंस दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। नाम से ही जैसे आपको पता चल रहा है कि यूनिफॉर्म इट मीन्स कि एक जैसा, समान। सिविल कोड इट मीन्स कि कुछ ऐसे कानून जो कि एक समान होने चाहिए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसमें कि कहा गया है कि एकमात्र ऐसा लॉ बनाना चाहिए पूरे इंटायर कंट्री में, जो कि हमारे देश में इतने सारे धर्म हैं, रिलीजियस है, उन सब के लिए एक ही कानून होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी पर्सनल मैटर हो, जैसे कि मैरिज करना है, डिवोर्स लेना है, इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है एंड सक्सेशन है, इन सब में मात्र एक कानून हमारे देश में होना चाहिए। जैसे आप देखो कि हिंदू मुस्लिम में अगर आप देखोगे, सिख में देखो, और भी डिफरेंट जो रिलीजन है इनमें आपको डिफरेंट डिफरेंट कानून देखने को मिलेंगे। मैरिज करना है तो हिंदू मैरिज एक्ट है, मुस्लिम के लिए अलग मुस्लिम मैरिज एक्ट है। साथ ही उनका जो है आप देखो कि डिवोर्स लेना है तो डिवोर्स के लिए अलग है, मेंटेनेंस एक्ट अलग है, एडॉप्शन एक्ट अलग है। तो हर एक तरीके से आप देखो कि अलग अलग होता है सारे धर्म में। तो सारे धर्म में, क्योंकि हमारे देश में आपको पता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये यूनिटी जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं कि यूनिटी और है भी, तो इसलिए सारे रिलीजन को एक ही कानून से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ही कानून हो जो कि सारे रिलीजन उन्हीं को फॉलो करें। करेंटली अगर आप देखो तो इंडियन पर्सनल लॉ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हर एक रिलीजन के लिए अलग अलग कानून है। जैसे कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है जिसमें कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट सब आ जाते हैं। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसमें कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए है। इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो कि आपका क्रिश्चियन, पारसीज और ज्यूज़ के लिए है। तो डिफरेंट डिफरेंट धर्म के लिए यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपका कानून है। पहले यहाँ पे आप देखो जो लॉ कमीशन थे उनके द्वारा यहाँ पे कहा गया था, एक पेपर इनके द्वारा रिलीज़ की गई थी जिसका टाइटल था रिफॉर्म ऑफ पब्लिक लॉ फैमिली लॉ इन 2018, जिसमें ये कहा गया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये नीदर नेसेसरी है, नॉट डिज़ायरेबल है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अब जाकर एक ऐसा समय आ गया हमारे देश में जो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा चाहत है ऐसी कानून की, मतलब कि एक ऐसा यूनिफॉर्म कोड की ज़रूरत भी नहीं है, ना ही चाहत भी है। लेकिन फिर भी आप देखोगे हमारे देश में मात्र एक ऐसा स्टेट है जिसमें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुत अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है। यहाँ पे एक ही कानून है जो कि गोवा, अगर आप जाते हो तो गोवा एकमात्र एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होता है। वहाँ पे सिर्फ एक ही कानून है जिसके बेसिस पे सारे धर्म के लोग शादी करते हैं, डिवोर्स लेते हैं, सक्सेशन हो, इनहेरिटेंस हो, व्हाटएवर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से चलते आ रहा है। क्योंकि आप देखो गोवा के ऊपर जो कब्जा था वो पोर्तुगीज़ का था, तो उस समय पोर्तुगीज़ के द्वारा ही पोर्तुगीज़ सिविल कोड 1867 का था, तो उसी के तहत आज भी इसको फॉलो किया जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर हम लोग कहते हैं कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, तो इज़ इट पॉसिबल, ऐसा कहा जाता है कि क्या ये पॉसिबल है, तो येस इट इज़ पॉसिबल। क्योंकि अगर हम लोग एक स्टेट में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो अदर स्टेट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फाइन। अब देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट किए जाते हैं। सबसे पहली बात कही जाती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इट मीन्स कि हमारे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 44 में आप देखोगे जिसमें कहा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इट मीन्स कि हमारे संविधान में भी इसका जिक्र है और एक बाकायदा आर्टिकल भी है जो कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है। उसके बाद सेक्युलरिज्म की अगर हम लोग बात करें, इसमें क्या है कि आप देखो कि सेकुलर स्टेट, हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट जिसमें कि हम लोग किसी धर्म को, किसी जाति को ऊपर नहीं रखते, बट ह्यूमन बीइंग को हम लोग यहाँ पे ऊपर रखते हैं। हमारे देश में जो है ऐसा नहीं है कि किसी धर्म और जाति के लोगों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट हाँ सिर्फ एक चीज़ है कि हम लोग जो है इंसानियत होने के नाते ही हम लोग यहाँ पे इसको ज़्यादा महत्व देते हैं। फिर नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन की बात की जाती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा कि एक नेशनल यूनिटी निकल कर आएगी। जैसे कि अभी मैं कही कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, तो वो चीज़ हमें दिखना भी चाहिए। अगर हमारे देश में एक ही कानून हो तो आई डोंट थिंक कि अगर हम लोग सेकुलर कंट्री कह रहे हैं तो इसमें सारे धर्म के लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हो।
साथ ही जेंडर जस्टिस भी है, इसमें कहा गया है कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया जा रहा है, वुमेंस राइट को प्रमोट किया जाएगा। जैसे कि आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस है कुछ धर्म में जो कि वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा मीन्स ऐसा है कि उनको प्रॉब्लम होता है, ट्रबल होता है। और साथ ही साथ आप देखो कि कुछ सर्टेन ऐसे रिलीजियस पर्सनल लॉज है जिसमें वुमेन को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन के तहत देखा जाता है, यानी डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है यहाँ पे इनके पर्सनल कानून में, ठीक है। जैसे मुस्लिम लॉ में ही आप ट्रिपल तलाक देख सकते हो, उसके बाद बहुत सारे ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे हिंदू लॉ में भी, मुस्लिम लॉ में भी, कि वुमेन के लिए यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, अगर आप लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको भी अभी तक क्लियर नहीं होगा कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ में कितने सारे कानून हैं जो कि गवर्न किए जाते हैं हिंदूज़ फैमिली के लिए और मुस्लिम्स फैमिलीज़ के लिए। तो ये एक समझो कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। कानून ऐसा नहीं है कि हमारे देश में कानून नहीं है, हमारे देश में इतने सारे लॉज है ना, बट द प्रॉब्लम कहाँ है कि प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। कोई भी कानून सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। ओके, तो यही चीज़ें कही जा रही है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इससे जो इतने सारे कॉम्प्लेक्स लॉज है जो कि एक जनरल आम जनता को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। अब उसके लिए आप स्पेशल डिग्री तो लोगे नहीं ना, तो इसलिए आम जनता को सारी चीज़ें पता होना चाहिए। उसके लिए एक जनरल जो है यहाँ पे आपका एक सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज भी हो जाएगा। साथ ही अडेप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स, आज के डेट में आप देखो कि जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मॉडर्न एरा का जिसमें मॉडर्न प्रिंसिपल्स है, साथ ही हम लोग ये कह रहे हैं कि एक ऐसा कानून होना चाहिए हमारे यहाँ जिससे कि सोशल लैंडस्केप हो, इंक्लूसिविटी यहाँ पे प्रमोट किया जाए, इंडिविजुअल फ्रीडम को हम लोग प्रमोट करें। तो उसके लिए तो हमें यहाँ पे मॉडर्न टाइम्स के जैसा जो है इस चीज़ को भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फाइन, सो दीज आर द पॉइंट्स जो कि आर्गूमेंट फेवर में आता है। बट कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जो कोई आपको आर्गूमेंट अगेंस्ट में भी लिखना होगा, क्योंकि देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है आपके प्रीलिम्स में भी बनेंगे, मेंस में भी बनेंगे। तो मेंस में जब क्रिटिकली एनालाइज करने के लिए आता है ना, तो उस समय आप यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट लिख सकते हो। आर्गूमेंट अगेंस्ट अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगेंस्ट डाइवर्सिटी है, ठीक है, क्योंकि अगर आज के भी डेट में आप देखो इतने सारे कानून हैं और इतने सारे धर्म के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बट स्टिल वी आर सेइंग दैट यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये कहाँ है, ये दिखना भी तो चाहिए ना, ये तो दिख नहीं रहा। आप देखो कि रिलीजियस फ्रीडम है, यानी कि एक हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25 जिसमें कि रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है। कोई भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया गया है कि आप पर्टिकुलर धर्म को अपनाओ या पर्टिकुलर धर्म को प्रोपेगेट करो। हर किसी का अपना इंडिविजुअल फ्रीडम है कि आपको जो भी धर्म ठीक लगता है आप उसको जो है अपना उसी को मान सकते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंसेंसस है, हर एक कम्युनिटी जो है अपना उनका खुद का एक ट्रेडिशन होता है, कस्टम होता है, रिलीजियस लॉज होता है जो कि उसको प्रिजर्व करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन अगर आप देखोगे ना किसी भी कम्युनिटी के कंसेंट के बिना तो वो एक डिजास्टर रूप ले लेगा। साथ ही फेडरल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर्स है, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी कुछ पावर है, तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस को जो है इंक्रोच करेगा। और ये भी आर्ग्यू किया गया है कि स्टेट्स आर बेटर पोजीशन टू एक्सेस एंड लेजिस्लेट जो पर्सनल लॉज हैं। तो यहाँ पे अगेंस्ट में आप देख सकते हो कि कम ही पॉइंट है, बट जो भी पॉइंट है वो भी तगड़े पॉइंट है। सबसे पहला तो यही है कि हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम लोग को फ्रीडम दी गई है कि हम लोग कोई भी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, कहीं से भी रोका नहीं जा सकता। सेकंड है कि हर एक धर्म के लोग इसके लिए जो है हामी दें, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है हर एक लोग को अपने धर्म से, जाति से बहुत प्यार होता है, बट इन सबसे ऊपर उठ के सोचिए, ठीक है। और इन सबसे जब ऊपर उठ जाइएगा तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि किस धर्म के लिए कौन से कानून है, एक सिंगल कानून में ही जो है बहुत अच्छे से जिया जा सकता है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट मीन्स कि गवर्नमेंट को यहाँ पे सारे डायलॉग यानी कि सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हो या कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स हो, इन सब के साथ यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है, इंगेज करने की ज़रूरत है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने की ज़रूरत है, तब जाकर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। साथ ही एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। देखिए बात करने से कुछ नहीं होगा, बार बार ये कहना कि हाँ ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए, इससे कोई मैटर नहीं करता। जब तक यहाँ पे पॉलिटिकल विल यानी कि सरकार का जब तक मन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे कोई भी कानून यहाँ पे ना आ सकता, ना वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। साथ ही अवेयरनेस की बात की जा रही है, तो जो कॉमन सिटीजन्स है उनको समझना चाहिए कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के पीछे क्या रीज़न है और इससे क्या बेनिफिट होने वाला है। साथ ही हमें डिस्क्रिमिनेशन हटाना है। बहुत ज़्यादा आप भेदभाव देखते हैं पर्सनल लॉज को लेकर, तो अगर हम लोग यहाँ पे जस्टिस, इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल को देखें तो यूसीसी इज़ द बेस्ट वे टू एलिमिनेट द डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही एक पीस मील अप्रोच को हम लोग को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है।
यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो गोल है ना, वो यहाँ पे आइडियली आप देखो कि पीस मिल मैनर में ये रीच कर सकता है। जैसे कि रिसेंट अमेंडमेंट अगर हम लोग देखें मैरिज को लेकर कि एज ऑफ मैरिज जो है वो इक्वल होना चाहिए, ये भी बातें कही जाती है कि 18 ईयर्स फॉर फीमेल एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। वाई सो? ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अगर मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, मॉडर्न अगर हम लोग यहाँ पे तरीके से जी रहे हैं, तो हमें यहाँ पे हर चीज़ इक्वालिटी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी, तो इक्वालिटी हमारे एज ऑफ मैरिज में भी होना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ों के बारे में भी कहा गया है। कॉडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉज, यानी कि ये भी कही जा रही है कि जितने भी पर्सनल लॉज है हर एक रिलीजियस में, उन सबको एक कॉडिफाई करना, ये भी एक बेटर वे है। तो ये सारे यहाँ पे वे फॉरवर्ड कहा जा रहा है। फाइन, इससे पहले अब हम लोग समझते हैं कौन कौन से जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हो चुके हैं रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक सबसे आप देखो कि महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे फेमस एक कानून यहाँ पे केस लॉ है, जो कि सायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो तलाक़ बिद्दत है ना, इसके प्रैक्टिस को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया, जो ट्रिपल तलाक़ है। तो ट्रिपल तलाक़ में भी आपको नहीं पता होगा, ट्रिपल तलाक़ में भी बहुत काइंड ऑफ तलाक़्स होते हैं। तो इसमें बस एक तलाक़ का जो यहाँ पे काइंड है, प्रैक्टिस है, जो कि तलाक़ बिद्दत, जिसे इंस्टेंट तलाक़ कहा जाता है, कि अगर आप 3 बार तलाक़ फ़ोन पे बोल दो, मैसेज कर दो या कहीं पे भी बोल दो, तो वो तलाक़ माना जाता है। तो इनसे जो है महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत सारे रिश्ते टूट रहे थे, ठीक है। तो इसलिए ये तलाक़ बिद्दत को यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा गया। सेकंड है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें कि ये कहा गया था कि पार्लियामेंट को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो गया है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करें। साथ ही अहमद खान वर्सेस शाह बानू बेगम है एंड अदर्स है। तो इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट को यहाँ पे जो कॉमन सिविल कोड का जो कॉन्टूर करने की ज़रूरत है, आउटलाइन करने की ज़रूरत है कि कॉमन सिविल कोड क्या क्या है। साथ ही अगर हम लोग देखें बैकग्राउंड जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का है, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में या पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में देखें तो हमारे आज़ादी से पहले आप देखो लैक्स लॉ की जो यहाँ पे रिपोर्ट है 1814 का, वही चलता है। इसमें ये यूनिफॉर्मिटी की इम्पॉर्टेंस बताई गई है, जिसमें कि सारे हम लोग जो इंडियन लॉज हो उस उसको एक कॉडिफाई करेंगे, चाहे वो ऑफेंसेस से रिलेटेड हो या एविडेंस से हो या कॉन्ट्रैक्ट से हो, ठीक है। उसके बाद एक कमेटी थी 1941 में, जो कि BN राव कमेटी है। इसमें कहा गया था कि जितने भी हिंदू लॉज हैं ना, उसको कॉडिफाई करो, जिससे कि हम लोग विमेन को एक इक्वल राइट प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद क्या हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1954 का। इसमें क्या था कि यहाँ पे सिविल मैरिज का प्रोविज़न है ऐसे हमारे देश के लोगों के लिए जो कि इंटर कास्ट या फिर इंटर रिलीजन अगर वो मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अलग से कानून बनाया गया। साथ ही 4 मेजर इनैक्टमेंट लाए गए हिंदू लॉज में। शादी करने के लिए अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट, सक्सेशन अलग है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 है। तो इस तरीके का क्लासिफिकेशन कर दिया गया हिंदू लॉ में। 4 तरीके का यहाँ पे आपका कानून लाया गया, जिसके तहत हर एक चीज़ गवर्न हो जाती है हमारे हिंदू लॉ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखो यहाँ पे कि UCC के बैकग्राउंड में बताया गया, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से नोट डाउन कर सकते हो, ओके। तो मुझे तो लगता है कि मैं हर एक सेकेंड मंथ में इस टॉपिक को काफ़ी हद से ज़्यादा मैं डिस्कस की हूँ, तो इसके हर एक पॉइंट जो है ना आपको अच्छे से इसकी याद होनी चाहिए, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो आज के लिए हम लोग इतने ही रखते हैं। डेली बेसिस में मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए कुछ ना कुछ टॉपिक्स ज़रूर लेकर आऊँ, जिससे कि आप लोग का यहाँ पे कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। डेली बेसिस में आपको 5 बजे लेसन ज़रूर देखने को मिलेगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जिससे कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और जो इंटरव्यू है और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर लॉ है, जो भी अगर हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाते हैं उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा, ओके। सो डेली बेसिस पे हम लोग 5 बजे ज़रूर लेसन लेकर आएंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट्स तो आप लोग यहाँ पे मैसेज भी, कमेंट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।